लिखा है रजनीश रवि। नमस्ते नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी प्यारे बच्चे एकदम बढ़िया हैं, एकदम मज़ेदार हैं और एकदम ज़बरदस्त शानदार हैं। तो सभी प्यारे साथियों का स्वागत है आपके प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। तो सभी बच्चों को जय हिंद, जय भारत, जय श्री कृष्णा, राधे राधे और जय हनुमान जी की, जय श्री कृष्णा, जय माता लक्ष्मी की। तो भैया आ जाओ जल्दी से, और क्लास को कर रहे हैं अब हम लोग शुरू। तो आपको जैसा कि पता है कि आप लोगों की क्लास जो है वो टाइम से शुरू हो चुकी है और आप भी सभी बच्चे क्लास के साथ जुड़ रहे हैं। तो एक सेकेंड, हाँ भाई आ जाओ। नमस्ते नमस्ते नमस्ते, नमस्कार नमस्कार। चलो तो भाई आवाज़ में कोई दिक्कत नहीं है, वीडियो में कोई दिक्कत नहीं है, सब चीज़ें एकदम बढ़िया चल रही हैं, बेहतरीन चल रही हैं। तो आओ क्लास को कर दिया जाए शुरू। टॉपिक हम लोगों का चल रहा था रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग बात करने वाले हैं हमारे शरीर के अंदर जो हमारे फेफड़े हैं इनके बारे में। फेफड़ों के बारे में तो हमने बात कर ही ली थी, ठीक है। आज कुछ और पॉइंट हम लोग बात करेंगे। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम की मैं आपको करा रही थी बात, श्वसन तंत्र जिसको हम लोग बोलते हैं। अब प्यारे बच्चे, जो श्वसन तंत्र होता है इसके अंदर आप लोगों को और क्या मेन फैक्ट हैं जो पढ़ने हैं। तो कल मैंने आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन के बारे में बताया था। हाँ जी, बेटे की तबीयत में काफ़ी सुधार है, बहुत अच्छे से रिकवरी कर रहा है, बट अभी हॉस्पिटल में ही है, ठीक है। तो आईसीयू से निकल गया है, नॉर्मल रूम में उसको शिफ्ट कर दिया है, बट अभी हॉस्पिटल में ही है। तो काफ़ी आराम है अभी उसको, ठीक है। धीरे धीरे आप लोगों के प्यार और दुआ की वजह से बिल्कुल वो ठीक हो जाएगा। ठीक प्यारे बच्चे, चलो आओ। तो भाई रेस्पिरेटरी सिस्टम, श्वसन तंत्र में मैंने आपको वायवीय श्वसन और अवायवीय श्वसन इन दोनों के बारे में आपको कल बताया था। थोड़ा सा मैं एक बार फिर से आपको अवायवीय के बारे में बताने वाली हूँ, क्योंकि यहाँ मैंने चीज़ें आपको जल्दी जल्दी बता दी थी कल, क्योंकि वो रो रहा था, हॉस्पिटल से मुझे फ़ोन आ रहा था। अवायवीय श्वसन जिसको बोलते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन, एनएरोबिक रेस्पिरेशन। तो आइए बात करते हैं एनएरोबिक रेस्पिरेशन के बारे में। तो बस लास्ट पॉइंट मुझे आपको समझाना है इसका, बाकी चीज़ें तो हमने कर ली थी। मैम एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद बता दो एक बार। आपने कल हमें बताया था, लेकिन आज फिर बताओ कि एनएरोबिक रेस्पिरेशन का अंतिम उत्पाद क्या होता है। अंतिम उत्पाद मतलब बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा, यानी अंत में क्या बनता है इस श्वसन के दौरान। जब ये श्वसन खत्म हो जाएगा तो अंत में क्या बनेगा, बाय प्रोडक्ट क्या बनेगा। तो आप लोग बताकर चलोगे कि अवायवीय श्वसन के अंदर दो तरीके के अंतिम उत्पाद बनते हैं। पहला अंतिम उत्पाद जो है वो है कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल, कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल, ठीक है। तो आप लोग बता सकते हो कि भाई कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल किसका अंतिम उत्पाद है। तो आप लोग बताएंगे कि ये अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल कौन से श्वसन का अंतिम उत्पाद है, आप बताओगे अवायवीय का। अब ये पूछ ले कि अवायवीय के अंदर कौन से ऐसे जीव हैं जो कि कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल निकालते हैं, तो आप इसका आंसर बताकर आना ईस्ट। ये एग्जाम में प्रश्न आता है बेटा। ईस्ट जिसको हम लोग खमीर के नाम से भी जानते हैं, ईस्ट एक तरीके का कवक है बेटा। क्या होता है ईस्ट, तो ईस्ट एक कवक है प्यारे बच्चों, ये एक कवक है बेटा। ईस्ट क्या होता है, एक कवक है। ईस्ट जो होता है एक फंगस है। अब आपको प्रश्न आता है एग्जाम में कि ईस्ट जो होता है ये किस प्रकार का श्वसन करता है, तो आप बताएंगे ईस्ट करता है अवायवीय श्वसन,
ठीक है। और ये जो ईस्ट ये है क्या, तो आप बताओगे ये एक कवक है। अब कैसा कवक है ये भी आपको पूछा जाता है, तो मैं पूरा ही लिखवा देती हूं। तो जो ईस्ट होता है ना प्यारे बच्चे, ये ईस्ट एक कोशिकीय कवक है, एक कोशिकीय, मतलब इतना छोटा है कि आपको माइक्रोस्कोप से दिखाई देगा। तो ईस्ट एक कोशिकीय कवक होता है बेटा, ये आपको याद रखना है। और मैंने कल बताया था कि एक कोशिकीय जीव जो होते हैं उनमें अवायवीय श्वसन होता है। तो ईस्ट भी एक कोशिकीय ही है। ईस्ट भी है प्यारे बच्चे सिंगल सेल्यूलर, सिंगल सेल्यूलर। तो कभी भी आपको एग्जाम में प्रश्न आए कि ईस्ट क्या है, तो आप बताना सिंगल सेल्यूलर फंगस होता है जो ईस्ट होता है, एक कोशिकीय कवक है। इस ईस्ट से ना हम लोग शराब भी बनाते हैं प्यारे बच्चे, तो ये भी आता है। इस ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो ये जो ईस्ट है इसको अल्कोहल बनाने में हम लोग यूज करते हैं, अल्कोहल निर्माण में उपयोग किया जाता है, अल्कोहल निर्माण में इसको यूज करते हैं। और प्यारे बच्चे बेकरी में यूज किया जाता है इसको, बेकरी में उपयोग किया जाता है इसका। तो ये जो ईस्ट होती है इसका उपयोग कहाँ करते हैं, तो आप बताओगे अल्कोहल निर्माण में और प्यारे बच्चे बेकरी में। बेकरी क्या होती है, बेकरी जैसे केक बनाते हैं, पेस्ट्री बनाते हैं, बिस्किट बनाते हैं, वैसा। ठीक है बेटा, बढ़िया है, आराम है काफ़ी, और अभी हॉस्पिटल में ही है। ठीक है, हाँ बहुत जल्दी से रिकवर कर रहा है, तो बहुत बढ़िया लग रहा है। तो धीरे धीरे क्लासेस भी बहुत अच्छे से अब होनी शुरू होंगी। ठीक है, आ जाओ। तो भाई अल्कोहल जो है इसके निर्माण में हम ईस्ट का यूज करते हैं। ये कई बार प्रश्न आता है आपको एग्जाम में कि ईस्ट का इस्तेमाल हम लोग कहाँ करते हैं, तो अल्कोहल फॉर्मेशन और बेकरी में। ठीक है, तो लिख लीजिएगा फॉर द फॉर्मेशन ऑफ अल्कोहल। ठीक है, अल्कोहल एंड बेकरी। तो बेकरी जैसे बिस्किट वगैरह बनते हैं, ब्रेड बनता है, केक बनता है, उन सब में इसका इस्तेमाल करते हैं ईस्ट का। अब ये जो ईस्ट है ना, इसके अंदर कौन सी प्रक्रिया द्वारा अवायवीय श्वसन होता है, तो आप लोगों को एक और चीज है छोटी सी जो याद रखनी है। ये जो ईस्ट होता है ना, ये करता है बेटा किण्वन की क्रिया। ईस्ट में होती है किण्वन की क्रिया। क्या होता है ईस्ट में, किण्वन होता है ईस्ट में। किण्वन को क्या बोलते हैं, तो किण्वन होता है फर्मेंटेशन, इंग्लिश में बोलते हैं फर्मेंटेशन। तो जो ईस्ट होती है इसके अंदर फर्मेंटेशन होता है। ये भी आपको आता है एग्जाम के अंदर कि किण्वन क्या है। किण्वन है जैसे सड़ाना कुछ चीज़ों को। जैसे आपने इडली डोसा खाए होंगे, तो इडली डोसा में आप इनो डालते हो, बेकिंग सोडा डालते हो, या थोड़ा सा ईस्ट डाल देते हो, तो वो थोड़ा सा पेस्ट्री ऐसे फूलकर काफ़ी सारा हो जाता है। और जैसे कि आपने केक खाया है, तो केक बड़ा स्पंजी सा होता है, फ्लफी सा होता है। आपने ढोकला खाया, ढोकला बड़ा स्पंजी सा होता है। तो उसमें फुलावट लाने के लिए या स्पंजी बनाने के लिए चीज़ों को उसमें डाला जाता है ईस्ट बेटा। ठीक है, हाँ इसमें शर्करा मिलती है, बिल्कुल इसमें शर्करा मिलती है। ये शर्करा का स्रोत है बेटा, शर्करा भी पाई जाती है ईस्ट के अंदर। ठीक है, शुगर भी पाई जाती है इसके अंदर। तो ईस्ट में शुगर भी प्रेजेंट होती है। जो ईस्ट होता है इसमें शर्करा भी पाई जाती है, शुगर भी पाई जाती है। तो ये 3-4 पॉइंट है जो तुम्हें ईस्ट के बारे में एग्जाम में आते हैं। ठीक है, चलो तो आप लोगों को अवायवीय श्वसन का जो पहला एग्जाम्पल मैंने बता दिया ईस्ट, और ईस्ट का जो अंतिम उत्पाद है वो कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल होता है। आ जाओ, अवायवीय श्वसन का दूसरा उत्पाद क्या होता है ये पढ़ लेते हैं। तो मैं दूसरा पेज ले रही हूं अब, तो आप लोग बताओगे कि अवायवीय श्वसन का जो दूसरा उत्पाद है वो होता है लैक्टिक एसिड। वो है प्यारे बच्चे लैक्टिक एसिड, यानी कि लैक्टिक अम्ल। ठीक है, वो होता है लैक्टिक अम्ल। तो ये भी आपको पूछा जाता है लैक्टिक अम्ल। अच्छा, लैक्टिक अम्ल कहाँ बनता है, तो लैक्टिक अम्ल बनता है हमारी मांसपेशियों में। तो प्यारे बच्चों लैक्टिक एसिड जो होता है, जब ये हमारी मांसपेशियों में बनता है तो हमारी मांसपेशियों में इकट्ठा हो जाता है ना, इकट्ठा हो जाता है तो हमारी मांसपेशियों में होता है फिर दर्द। तो इसी के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है। तो ये आपको पूछा जाता है कि हमारे शरीर में किस एसिड के जमाव के कारण दर्द होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण ही। तो लिख लो, फिर समझाती हूँ। तो लिख लीजिएगा इसके जमाव के कारण, लिखिएगा इसके जमाव के कारण, जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। तो हमारी जो मांसपेशी है
उनमें दर्द का कारण यही एसिड होता है, ठीक है, मांसपेशियों में दर्द होता है। ये प्रश्न आता है कि किस एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है। आप बताओगे कि लैक्टिक एसिड के जमाव के कारण मांसपेशियों में दर्द होता है, तो लिखोगे ड्यू टू एक्यूमिलेशन, ड्यू टू एक्यूमिलेशन, accumulation of this acid, due to accumulation of this muscles cramp। बेटा मसल्स क्रैम्प का मतलब क्या होता है? जैसे कि आपने देखा है कई बार बोलते हो नस पे नस चढ़ गई भैया, बैठे हो तो पैर पे इतनी तेज दर्द हो रहा है, नस पे नस चढ़ गई बोल देते हो आप, मसल्स क्रैम्प बोलते हैं उसको। तो मसल्स क्रैम्प अकर, तो आप लोगों को ये एग्जाम में पूछा जाता है कि किस एसिड के कारण हमारी मांसपेशियों में दर्द होता है या मांसपेशियों में खिंचाव होता है, तो लैक्टिक एसिड के कारण। लैक्टिक एसिड किसका अंतिम उत्पाद है? तो आप बताओगे अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद है। अब आपने मैडम जी आपने तो हमें ये बताया था कि हम तो करते हैं वायवीय श्वसन, है ना, हम तो भैया वायवीय श्वसन करते हैं। तो वायवीय श्वसन जो है उसके अंदर अगर हम बात करते हैं तो आपने बताया था कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और एनर्जी निकलती है, लेकिन यहां बता रही हो कि हमारे मांसपेशियों में लैक्टिक एसिड जमा हो जाता है। तो जब हम वायवीय श्वसन करते हैं और हमारा अंतिम उत्पाद कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और ऊर्जा है, तो ये कहां से आ गया हमारे शरीर में लैक्टिक एसिड? तो प्यारे बच्चे कभी कभी क्या होता है, जब हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करते हैं, जब हम लोग ज्यादा एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी कोशिकाओं को ज्यादा ऑक्सीजन की जरूरत पड़ती है। जैसे कभी आपने योगा कर लिया ज्यादा, कभी आपने जिम मार ली ज्यादा आपने रनिंग कर ली, तो हमारी मांसपेशियों को क्या होता है बेटा, ज्यादा ऑक्सीजन की नीड होती है, ज्यादा ऑक्सीजन का अमाउंट हमारी मांसपेशियों को चाहिए होता है, लेकिन उतनी मात्रा में ऑक्सीजन शरीर के अंदर जा नहीं रही, तो हमारी मांसपेशियां कुछ समय के लिए ऐसा श्वसन करने लग जाती हैं जिसको करने के लिए भैया ऑक्सीजन की जरूरत ही नहीं होती। तो हमारी मांसपेशियां क्या करने लग जाती हैं, अवायवीय श्वसन करने लग जाती हैं। मैंने कल पढ़ाया था ना कि अवायवीय श्वसन एक ऐसा श्वसन है जिसमें ऑक्सीजन की जरूरत नहीं होती। तो कुछ टाइम के लिए हमारी मांसपेशियां भी ऑक्सीजन के बिना क्या करने लग जाती हैं, श्वसन करने लग जाती हैं। अब जब भी ऑक्सीजन के बिना हमारी मांसपेशियां श्वसन करेंगी या हमारी कोशिकाएं श्वसन करेंगी, तो वो निकालेंगी भाई लैक्टिक एसिड, वो निकालेंगी लैक्टिक एसिड, और यही लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जाकर जम जाता है। मैं तो बेटा बिल्कुल आराम से पढ़ा रही हूँ, बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ा रही हूँ, स्पीड में मैं बढ़ी नहीं रही हूँ, ठीक है। तो प्यारे बच्चे हम लोग क्या करेंगे फिर, लैक्टिक एसिड जब हमारी मसल्स में जमा हो जाएगा तो हमारी मसल्स में पेन होगा, क्योंकि इसको हमारे फेफड़े बाहर नहीं निकाल सकते, हमारे फेफड़े तो कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकाल देते हैं, इसीलिए वो शरीर में नहीं जम पाती, लेकिन लैक्टिक एसिड को फेफड़े बाहर नहीं निकाल पाते, इसीलिए लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में जगह जगह जम जाता है। फिर ये धीरे 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 आपके शरीर से बाहर निकलता है, पसीने की फॉर्म में, यूरिन की फॉर्म में धीरे धीरे बाहर निकलता है, तो तब जाकर आपको धीरे धीरे आराम मिलता है। और जैसा आप धीरे धीरे रोज एक्सरसाइज करते हो, फिर आपका शरीर उस चीज का आदी हो जाता है, हैबिचुअल हो जाता है, फिर आपको डेली आदत पड़ जाती है वैसा ही योगा, वैसी ही एक्सरसाइज करने की। तो जब कभी कभार हम शुरू में एक्सरसाइज वगैरह करते हैं तो हमारी मांसपेशियों में दर्द का कारण यही होता है लैक्टिक एसिड। ठीक है, समझ में आ गए भाई? पुराने नोट्स बिल्कुल काम आ जाएंगे, बिल्कुल काम आ जाएंगे पुराने नोट्स, ठीक है। चलो अब चल रहे हैं हम आगे की तरफ। जिन बच्चों ने कल की क्लास देखी है उम्मीद करती हूं उनको आगे की चीजें बिल्कुल अच्छे से समझ में आ रही होंगी। मैंने कल आपको वायवीय और अवायवीय श्वसन पढ़ाए थे। अवायवीय श्वसन के बारे में कुछ और पॉइंट है जो मैं आपको क्लियर कर रही हूं आज। अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद क्या बनता है मैं आपको ये बता रही हूं, तो आप बताओगे कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल बनता है। कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल किसका अंतिम उत्पाद है ये पूछ ले तो तुम बताना ईस्ट का होता है। ईस्ट क्या है मैडम? तो बेटा एक कोशिकीय कवक है। ये कवक एक तरीके के जीव होते हैं बेटा। जैसे आपने मशरूम खाया है कभी? मशरूम, तो मशरूम कोई सब्जी नहीं है, मशरूम भी कवक है, ठीक है। मशरूम भी क्या होता है बेटा? कवक है। और कभी कभी क्या करते हो आपने देखा, सांप की छतरी बोल देते हो, सांप की छतरी कूड़ी के ढेर पर उग जाती है, वो भी कवक है। कई बार रोटी को ऐसे छोड़ दो तुम किचन में 2-3 दिन के लिए, जब उस रोटी को लंच बॉक्स से निकालोगे उस पर फंगस लग चुकी होगी, तो ये जो फंगस है इन्हीं को कवक कहते हैं। तो ईस्ट भी एक तरीके का कवक है, लेकिन ये बहुत अच्छा कवक है क्योंकि इसके अंदर हमें विटामिन देखने को मिलती है, इसके अंदर हमें विटामिन बी मिलती है बेटा।
विटामिन B1 हो गई, विटामिन B कॉम्प्लेक्स हो गई। तो विटामिन B का बहुत अच्छा सोर्स होता है ये जो ईस्ट होता है, तो हमें खाना चाहिए, बहुत अच्छा है हमारे लिए। तो हम इसको कैसे कैसे खा सकते हैं? एक तो अल्कोहल का निर्माण करते हैं इसके द्वारा, दूसरा बेकरी के उपयोग, बेकरी, इडली, डोसा, बिस्किट्स, चॉकलेट्स, या कई बार आप लोग केक वगैरह बनाते हो, चॉकलेट केक वगैरह, तो उनमें ये डाला जाता है ईस्ट जो होता है। तो ये मैंने आपको बताया। और कौन सी प्रक्रिया द्वारा ये काम करता है? किण्वन की प्रक्रिया पर। किण्वन होता है चीजों को सड़ाना। आपने कभी सिरका देखा है? सिरका जब हम बनाते हैं गन्ने के जूस को कई दिन तक सड़ाया जाता है, फिर बनाया जाता है। ठीक है, समझ में आ गई है ना? चलो, तो अब ये चीजें मैंने आपको बताई हैं, अब चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। ईस्ट जो होता है, खमीर जो होता है, इसमें शुगर भी पाई जाती है, इसमें शर्करा भी पाई जाती है प्यारे बच्चे। फिर मैंने आपको बताया कि दूसरा अवायवीय श्वसन का जो अंतिम उत्पाद है वो है लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड हमारी मांसपेशियों में पाया जाता है और इसी के जमाव के कारण हमारी मांसपेशियों में होता है दर्द। आ जाओ भाई, अब आप लोगों का वायवीय और अवायवीय श्वसन के अंदर जो इंपॉर्टेंट पॉइंट्स बन सकते थे वो मैंने आप दोनों सभी आपको बताए। अब चलते हैं आगे की तरफ। अब बात करते हैं कि इस संसार में जो भी श्वसन करते हैं, इस संसार में जो भी ऐसे जीव हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म है जो रेस्पिरेशन करते हैं, उनका श्वसन अंग क्या क्या है। यूरिक एसिड क्या है बेटा? यूरिक एसिड हमारे मल में पाया जाता है। ठीक है, तो यूरिक एसिड जो पक्षी वगैरह होते हैं, पक्षियों की बीट या सांप वगैरह, उनकी जो मल होता है उसमें होता है यूरिक एसिड। तो वो किडनी वाले चैप्टर में मैं आपको पढ़ाऊंगी। ठीक है, वो मैं आपको किडनी वाले चैप्टर में पढ़ाऊंगी। क्लियर? हाँ, तो अवायवीय श्वसन का अंतिम उत्पाद लैक्टिक एसिड है बेटा। ठीक, और कार्बन डाइऑक्साइड और एथेनॉल है। आ जाओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। अब मैं आपको बताने वाली हूं जीवों के श्वसन अंग। तो लिखो भाई, जीवों के श्वसन अंग। कौन सा जीव कैसे श्वसन करता है ये आपको अब मैं बताने वाली हूं। तो जीवों के श्वसन अंग पढ़ेंगे तो लिख लीजिएगा रेस्पिरेटरी ऑर्गन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ ऑर्गेनिज्म। तो जीवों के श्वसन अंग क्या क्या होते हैं, अब आपको ये पढ़ना है कि भाई कौन सा जीव कैसे श्वसन करता है। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे मछली के बारे में। मछली जल की रानी है, सबने ये पोएम सुनी होगी। तो भाई मछली जो होती है ये कैसे श्वसन करती है? फिश। मछली का श्वसन अंग क्या होता है ये आपको पूछ ले तो आप बताएंगे मछलियों के पास होते हैं भाई गलफेडे। मछलियों के पास होते हैं गलफेडे। मछलियां गिल्स के द्वारा सांस लेती हैं। मछलियों के पास क्या होते हैं? गिल्स। तो आपको प्रश्न आएगा एग्जाम में, क्लास रुक रुक कर चल रही है? यहां तो बिल्कुल सही चल रहा है भाई, कोई दिक्कत नहीं हो रही। ठीक है, लैक्टिक एसिड कैसे बाहर निकलेगा? तुरंत नहीं निकलेगा बेटा, वो धीरे धीरे निकलता है पसीने के फॉर्म में, आपके मूत्र की फॉर्म में, ऐसे करके धीरे धीरे बाहर निकलेगा। ठीक है, चलो आ जाओ आगे बात करते हैं। तो भाई मछली जो होती है, मछली का श्वसन अंग क्या होता है, ऐसे प्रश्न आएगा, आप बता दोगे गलफेडे होता है मछली का श्वसन अंग। दूसरे नंबर पर पूछ ले आप लोगों को सरीसृप। जो सरीसृप होते हैं भैया, सांप वगैरह, सरीसृप को बोलते हैं रेप्टाइल। और रेप्टाइल की कैटेगरी में कौन आते हैं? तो रेप्टाइल की कैटेगरी में आते हैं सांप। आप लोगों के सांप हो गया, ठीक है, स्नेक बोलते हो जिसको, सांप हो गया, ठीक, छिपकली हो गई, ये होते हैं सारे के सारे आपके रेप्टाइल। छिपकली, लिजर्ड, तो ये कैसे सांस लेते हैं, इनका श्वसन अंग क्या है? तो आप लोग बताओगे इनका श्वसन अंग होता है लंग्स। इनके पास भाई लंग्स होते हैं, इनके पास हमारी तरह फेफड़े होते हैं। तो सांप हो गया, छिपकली हो गई, या दूसरे जैसे कछुआ वगैरह, इनके पास होते हैं फेफड़े श्वसन करने के लिए। आ जाओ आगे बात करते हैं तीसरे नंबर पर। तीसरे नंबर पर आते हैं उभयचर। उभयचर मैम ये क्या होते हैं उभयचर? उभयचर को बोलते हैं एम्फीबियन। क्या बोलते हैं बेटा? एम्फीबियन। ये क्या है मैडम जी? एम्फीबियन। एम्फीबियन का उदाहरण दीजिए हमें आप। तो एम्फीबियन के आते हैं बेटा मेंढक। एम्फीबियन के अंदर आते हैं मेंढक, फ्रॉग बोलते हो जिसको, मेंढक, ठीक है। सैलामेंडर, दूसरा एग्जाम्पल क्या है इसका? सैलामेंडर। ये सैलामेंडर भी एक जीव है, ये आता है सैलामेंडर। तो ये होते हैं उभयचर कैटेगरी में आने वाले जंतु, ठीक है। तो कभी भी पूछे उभयचर जो होते हैं ये कैसे श्वसन करते हैं, तो आप लोग बताओगे भाई ये दो तरीके से सांस ले सकते हैं, ये दो तरीके से सांस ले सकते हैं। जैसे मेंढक का बहुत आता है एग्जाम में, अगर आपको पूछे कि मेंढक कैसे सांस लेता है तो आप बताओगे मेंढक दो तरीके से सांस लेता है। अगर मेंढक जमीन पर है
अगर मेंढक जमीन पर है, लैंड पर है, तो बेटा ये फेफड़ों से सांस लेगा। फिर अगर मेंढक जमीन पर घूम रहा है तो ये फेफड़ों से सांस लेगा। फिर इसके पास होंगे लंग्स यानी कि फेफड़े। तो अगर आपको पेपर में पूछे कि जब मेंढक जमीन पर होता है तो कैसे सांस लेता है, आप कहेंगे फेफड़ों से लेता है। ठीक, समझ में आ गई बात। आओ आगे बात करेंगे। अगर आपको पूछ ले कि मेंढक जब जल में है भैया, पानी में है, वाटर में है, तो कैसे सांस ले रहा है, तो फिर ये अपनी स्किन से सांस लेता है, फिर ये अपनी त्वचा से सांस लेता है। तो मेंढक त्वचा से और फेफड़ों से दोनों से सांस ले सकता है। जब जमीन पर है तो फेफड़ों से सांस लेगा, जब पानी में है तो भैया त्वचा से सांस लेगा। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर। मैं भैया ट्रेन की स्पीड से पढ़ा रही हूँ, तो ट्रेन पकड़ो ना, छूट जाएगी फिर ट्रेन को तुम्हें पकड़ना पड़ेगा। तो ट्रेन की स्पीड से या ट्रेन के समय से तुम्हें पहुंचना पड़ेगा, तभी आप लोगों को क्या करना है, ट्रेन पकड़ में आएगी। ठीक है। चमगादड़ प्यारे बच्चे स्तनधारी है। चमगादड़ स्तनधारी है। चमगादड़ जो होता है वो आपका पक्षी नहीं है और ना ही उभयचर है। चमगादड़ स्तनधारी की कैटेगरी में आता है, मैमल्स की कैटेगरी में। तो आ जाओ, हम क्या बात कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि किस जीव के अंदर कौन से श्वसन अंग पाए जाते हैं। ठीक है, हमने सबसे पहले बात करी मछली। मछली कैसे सांस लेती है, तो तुम बताओगे गिल्स से, गलफेडो से। अच्छा, गलफेडो की खास बात क्या है कि गलफेडे जो होते हैं ये जल में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं, जल में घुलनशील ऑक्सीजन। अच्छा, अगर कभी कोई आपको पूछे जल में घुलनशील ऑक्सीजन लेते हैं, कभी कोई आपसे पूछे कि मछली में और आप में अंतर क्या है, भाई मछली आप कहोगे मैम पानी में रहती है, हम जमीन पे रहते हैं, तो क्या तुम पानी में नहीं रह सकते? तो हम कहेंगे कि हम थोड़ी देर के लिए पानी में रह सकते हैं। तो हम कहेंगे हम ज़्यादा देर तक पानी में क्यों नहीं रह सकते, क्योंकि हमें ऑक्सीजन की कमी हो जाएगी। अगर हम पानी में गए तो हम ऑक्सीजन की कमी से मरना शुरू हो जाएंगे। तो अब आप लोग बोलोगे कि मैम मछली क्यों नहीं मर रही, फिर मछली को भी तो ऑक्सीजन चाहिए। तो भाई मछली लेती है पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को, क्योंकि मछली के पास होते हैं गलफेडे। गलफेडे क्या करते हैं बेटा, गलफेडे पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को ले सकते हैं, पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को खींच सकते हैं। लेकिन जो हमारे फेफड़े हैं वो हवा में उपस्थित ऑक्सीजन को खींच सकते हैं, पानी में उपस्थित ऑक्सीजन को नहीं खींच सकते। ये अंतर होता है गलफेडों में और फेफड़ों में। तो गलफेडे पानी में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं, ठीक है, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर, तो लिख सकते हो इसको, डिसॉल्व ऑक्सीजन इन वाटर। तो पानी में घुली हुई जो ऑक्सीजन है उसको लेते हैं गलफेडे, जबकि हमारे फेफड़े वायु में घुलनशील ऑक्सीजन को लेते हैं। इसीलिए हम पानी में जिंदा नहीं रह सकते, क्योंकि पानी के अंदर जो ऑक्सीजन है वो हमारे फेफड़े एब्जॉर्ब नहीं कर सकते। ठीक है, आ जाओ 4th नंबर पर बात करते हैं आगे। अब आपको पूछे कि जो पक्षी होते हैं, कई बच्चों के कमेंट आ रहे हैं पक्षी मैडम जी बर्ड कैसे सांस लेती हैं, तो भाई पक्षियों के पास भी पाए जाते हैं लंग्स। जो पक्षी होते हैं इनके पास भी श्वसन करने के लिए फेफड़े होते हैं, तो पक्षियों के पास भी फेफड़े होते हैं। आ जाओ 5वें नंबर पर बात करते हैं हम लोग किसकी, चलो आओ आगे बात करेंगे। मेरा टाइम लेट है, हाँ ये 1 मिनट लेट है टाइम बोर्ड का, कोई दिक्कत नहीं है, ये बोर्ड का टाइम 1 मिनट लेट है। चलो आओ आगे बात करते हैं। अब आपको पूछ ले भैया वेल, वेल के बारे में तो सबने सुना है, वेल, वेल मछली नहीं है, वेल मछली कहते जरूर है लेकिन वेल कोई मछली नहीं है बेटा। वेल जो होती है ये जो वो आपका क्रोकोडाइल है वो भी सरीसृप की कैटेगरी में ही आएगा बेटा। क्रोकोडाइल मगरमच्छ इसी की कैटेगरी में आएगा, सरीसृप की कैटेगरी में, तो उसके पास भी फेफड़े होते हैं। ठीक है, अच्छा वेल पूछ ले आपको कभी, वेल हमने तो सुना है वेल मछली है, तो वेल मछली नहीं है। अच्छा आपने डॉल्फिन भी सुना होगा, डॉल्फिन बिल्कुल सुना है, डॉल्फिन गंगा में भी पाई जाती हैं, डॉल्फिन गंगा के अंदर भी होती है। तो इनके अंदर श्वसन कैसे होता है, तो कभी भी ये मत बताना कि वेल तो मछली है और डॉल्फिन भी मछली है, पानी में रहती है तो ये भी गलफेडो से सांस लेती है। नहीं बच्चा, डॉल्फिन और वेल कभी भी पूछे इनके पास लंग्स होते हैं बेटा, इनके पास होते हैं फेफड़े, तो ये भी हमारी तरह फेफड़ों से ही सांस लेती हैं। फिर मैम ये पानी में कैसे रह लेती हैं, तो बेटा इनके जो फेफड़े हैं वो ऐसी कैपेसिटी के हैं कि ज़्यादा देर तक वो हवा को अपने अंदर रख सकते हैं। इसीलिए तुमने देखा है पानी में वेल ऐसे कूद कर जाती है,
और जो डॉल्फिन है वो भी पानी के बाहर ऐसे कूद कर आ जाती है। तो ये हमेशा हर आधे घंटे में पानी के बाहर आती हैं और ऑक्सीजन को लेती हैं और अंदर चली जाती हैं, फिर पानी के बाहर आती हैं, ऑक्सीजन को लेती हैं और अंदर चली जाती हैं। तो इसीलिए ये पानी के बाहर से ऐसे ऐसे जंप करती हुई देखी गई हैं, क्योंकि इनके अंदर जो होता है, इनके अंदर जो इनके वो है मतलब श्वसन अंग वो होते हैं फेफड़े। इस बात को याद कर कर चलना, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है। क्योंकि बच्चे बहुत से इनको मछली समझकर गलती कर कर आते हैं, गिल्स लगा कर आते हैं, गिल्स नहीं लगा कर आना। सैलामेंडर ऐसा होता है सांप की तरह, नुई ऐसे होता है सैलामेंडर, ये छोटा सा होता है, मतलब इतना बड़ा काला काला सा, ये होता है सैलामेंडर, ठीक है। चलो आओ अब चल रहे हैं आगे की तरफ। अब और पूछेगा आप लोगों को भैया 5वें नंबर के बाद 6ठे नंबर पर पूछ ले। 6ठे नंबर पर कैंचवे का बहुत आता है एग्जाम में। कैंचवा, जो कैंचवा होता है ये कैसे सांस लेता है? अर्थवॉर्म। कैंचवे का रेस्पिरेटरी ऑर्गन क्या होता है? तो कैंचवे का जो श्वसन अंग होता है वो होती है गीली त्वचा, ठीक है, गीली त्वचा। जो कैंचवा होता है ये मॉइस्ट स्किन के द्वारा सांस लेता है, मॉइस्ट स्किन। इसकी त्वचा हमेशा गीली गीली सी रहती है, उसी के द्वारा ये क्या करता है? श्वसन करता है, जो कि कैंचवा होता है, ठीक है। आ जाओ 7वें नंबर पर पूछेगा कीट जो होते हैं भाई, कीट, मक्खी हो गया, मच्छर हो गया, इंसेक्ट जो होते हैं, ये जो भी आप लोग जितने भी छोटे छोटे कीड़े मकोड़े उड़ते हुए देखते हो ये कैसे सांस लेते हैं? तो आप लोग बताओगे कि जितने भी कीड़े मकोड़े होते हैं ये इंसेक्ट्स की कैटेगरी में आते हैं और ये सांस लेते हैं ट्रैकिया के द्वारा। किसके द्वारा बेटा? ट्रैकिया के द्वारा। तो इनके पास होती है ट्रैकिया, ठीक, इनके पास पाई जाती है ट्रैकिया। तो ये भी आपको पूछा जा सकता है कि जो कीट होते हैं, इंसेक्ट होते हैं, ये कैसे सांस लेते हैं? आप बताओगे ट्रैकिया। अच्छा नोट कर कर एक चीज और लिखना, कॉकरोच पूछ लेता है। कॉकरोच, कॉकरोच भी भाई कीट की कैटेगरी में ही आता है, कॉकरोच भी कीट की ही कैटेगरी में आता है। लेकिन जो कॉकरोच होता है इसके बारे में आपको एक स्पेशल तरीके का प्रश्न बनकर आता है कि कॉकरोच का श्वसन अंग क्या होता है। तो कॉकरोच जो होता है ये कीट की कैटेगरी में आता है, लेकिन इसके लिए कई बार आपको स्पाइरिकल्स ऑप्शन में दिया होता है, स्पाइरिकल्स आपको ऑप्शन में दिया हुआ होता है, ठीक है। स्पाइरिकल्स इनको बोलते हैं हम लोग छिद्र, छोटे छोटे छिद्र होते हैं ये स्पाइरिकल्स जो होते हैं। तो इनके द्वारा कॉकरोच क्या करता है? श्वसन करता है। तो जब आपको कीट कर कर पूछे पेपर में कि कीटों का श्वसन अंग क्या होता है तो आप ट्रैकिया बताकर आना, आप ट्रैकिया बताकर आना। लेकिन अगर स्पेशली कॉकरोच करके पूछ रहा है तो आप फिर स्पाइरिकल्स करके बताओगे, फिर आप स्पाइरिकल्स पर सही निशान लगाकर आओगे। समझ में आ गई बात? ठीक है, क्लियर, ठीक भाई, आगे बढ़े। ट्रैकिया क्या होता है? ट्रैकिया एक तरीके की छोटी सी नली है बेटा, उसी को कहते हैं ट्रैकिया। तो इनके अंदर छोटी छोटी नली हैं जो हवा को अपने अंदर ले जाती हैं, जो कीट पतंग होते हैं। तो कीटों के अंदर ट्रैकिया होता है जो श्वसन अंग का काम करता है। क्लियर? वैसे ही आपको पूछे कि ये जो कॉकरोच है इसमें कौन करता है तो आप बताओगे स्पाइरिकल्स। आ जाओ 9वें नंबर पर। 9वें नंबर पर आपको याद रखना है पत्तियों के बारे में या पेड़ के बारे में। जो पेड़ होते हैं, जो ट्री होते हैं, ये कैसे करते हैं रेस्पिरेशन? तो जो पेड़ हैं भाई, जो ट्री होते हैं, इनके अंदर पाए जाते हैं स्टोमाटा, इनके अंदर पाए जाते हैं स्ट्रोमाटा। स्ट्रोमाटा को हम लोग हिंदी में बोलते हैं रंध्र। तो पौधों में जो श्वसन की क्रिया होती है या पेड़ जो होते हैं, जो भी आपके वृक्ष हैं, इनमें जो ऑक्सीजन अंदर बाहर आएगी, कार्बन डाइऑक्साइड अंदर जाएगी, इनके अंदर जो श्वसन की क्रिया होगी वो हो जाती है प्यारे बच्चे किसके द्वारा? स्टोमाटा के द्वारा। ये स्टोमाटा कहाँ होते हैं? तो ये स्टोमाटा पत्तियों पर पाए जाते हैं, पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। स्टोमाटा कहाँ होते हैं? पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। हम जो पौधों के अंदर लीव होती हैं उन पर पाए जाते हैं, ठीक है। तो स्टोमाटा पौधों में कहाँ होते हैं? पत्तियों पर उपस्थित होते हैं। प्रेजेंट ऑन लीव लिख सकते हो आप लोग, प्रेजेंट ऑन लीव्स, ठीक है। क्लियर हो गई बात? बताओ जल्दी से, यहाँ तक कोई दिक्कत? मैम जी यूरिन क्या है? बेटा यूरिन आपकी किडनी के अंदर बनेगा। यूरिया, यूरिन, ये सब्सटेंस, इनको जब आप लोग किडनी पढ़ते हो वहाँ आपको पढ़ाए जाएंगे, ठीक है। थोड़ा स्लो भैया, मैं तो बिल्कुल स्लो ही पढ़ा रही हूँ, मैंने तो अभी तक स्पीड पकड़ी ही नहीं है।
आरपीएफ के लिए एक्स्ट्रा पढ़ना पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि आरपीएफ में जो साइंस का वेटेज है वो बहुत ज़्यादा है बेटा। यहाँ तो आपको 1 से 2 क्वेश्चन मिलेगा केवल बायो में, आरपीएफ में आपको मिलेंगे आराम से 6 से 7 क्वेश्चन बायो से। तो थोड़ा सा क्या हो जाएगा, आप लोगों का वेटेज बढ़ जाएगा। ठीक है, क्लियर? तो भाई आप लोगों के लिए एकदम मैं स्पीड एकदम सही है, मैं बिल्कुल भी स्पीड में नहीं पढ़ा रही हूँ, एकदम ऐसे पढ़ाऊंगी एक एक शब्द को लिखकर, एक एक शब्द को। जो बच्चे साथ साथ नोट्स बना रहे हैं ना वो नहीं बनाएंगे, क्योंकि आप जब साथ नोट्स बनाते हो तो तभी आपको दिक्कत होती है। जैसे छोटे स्कूल में पढ़ाती थी मैडम, बोलती रहती थी, लिखते रहते थे आप। अब ऐसा नहीं चलेगा बेटा, पीडीएफ दी जाती है, पीडीएफ से पढ़ो, फिर लास्ट में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट लगता है तो उसको नोट कर सकते हो आप। ठीक है, चलो चलो आओ आगे बात करते हैं 10वां। अब 10वां है कि भाई बिच्छू वगैरह जो होते हैं, बिच्छू, इनके बारे में याद रखना। बिच्छू हो गया, मकड़ी हो गई, इनका श्वसन अंग क्या होता है? तो बिच्छू और मकड़ी जो होती हैं, यानी कि स्कॉर्पियन और स्पाइडर। स्कॉर्पियन जो होता है बिच्छू, और भैया स्पाइडर जो होती है, इनके पास श्वसन अंग क्या होता है ये पूछ ले तो आप लोग बताएंगे इनके पास पाए जाते हैं बुक लंग्स। इनके पास होते हैं भाई बुक लंग्स, बुक लंग्स बोलते हैं इनको हिंदी में भी, बुक लंग्स। ठीक है, तो इनके पास पाए जाते हैं बुक लंग्स। मैम ये क्या होते हैं? तो ये किताब की तरह दिखने वाले फेफड़े होते हैं। जैसे कोई किताब आप लोग खोलते हो, ऐसे ऐसे किताब के ये पन्ने होते हैं ऐसे ऐसे करके, तो एक किताब को जब आप पढ़ते हो और किताब में बहुत से पन्ने आपको नजर आते हैं, वैसे ही ये फेफड़े भी नजर आते हैं। तो कभी भी बिच्छू और मकड़ी में श्वसन अंग क्या होता है ये पूछे तो बताना बुक लंग्स, क्योंकि ये किताब के जैसे दिखने वाले फेफड़े होते हैं, इसीलिए इनको कहते हैं बुक लंग्स। ठीक है, फोटो इसलिए नहीं बन रहा आपका क्योंकि मैं हॉस्पिटल से आई हूँ, तो मेरी पीडीएफ अभी तैयार नहीं हो रही है। मैं डायरेक्ट हॉस्पिटल से आती हूँ क्लास लेने, मुझे हॉस्पिटल में टाइम नहीं मिलता है कि मैं पीडीएफ रेडी कर लूँ, या वहाँ पे मेरे पास पेपर, कॉपी, पेन, बुक कुछ भी नहीं है। ठीक है, समझ में आई ना बात? तो इसीलिए फोटो मैं आपको इसीलिए नहीं दिखा पा रही हूँ। चलें आगे, चलो अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। भैया मैम फास्ट हो रहा है, अरे भगवान कैसे करके रहोगे? इससे इजी, इससे कम स्पीड में कैसे पढ़ा दूं मैं तुम्हें, ये बताओ। बेटा बिल्कुल सही स्पीड है, ऐसे तो तुम 6 महीने तक बायो ही पढ़ते रहोगे। अगर तुम इतनी स्पीड कम पढ़वाना चाह रहे हो तो फिर भी लाइव ही लेता हूँ। अरे वाह बहुत बढ़िया। मैडम मेरे रूम में तापमान कितना है भैया? तुम्हारे रूम में तापमान 380 डिग्री सेल्सियस है। अरे इतना तापमान कैसे हो गया? और तुम कैसे उबले बिना कैसे रह गए? 100 डिग्री सेल्सियस पर तो पानी उबल जाता है, तुम 380 पर बैठे हो। चलो भाई तुम्हारी भी दाद देनी पड़ेगी है। चलो बाबू सही है, आराम है। अब चलो आओ अब हम आगे बात करते हैं। तो ये मेन चीजें हैं जहां से आपको प्रश्न आते हैं कि किसका श्वसन अंग क्या होता है, आपको सिर्फ इतना याद करना है। तो आज रात को बैठकर आपको ये सारी चीजें याद करनी है और दिमाग में रिवाइज करनी है कि मछली का श्वसन अंग क्या था? फेफड़े थे, फेफड़े बिल्कुल। और जो मेंढक था, मेंढक 2 तरीके से सांस लेता था, पानी में था तो त्वचा से, और जमीन पर था तो लंग्स से सांस लेता था। ठीक है, चलो अब यहां से ना एक पॉइंट और लास्ट में ऐड कर सकते हो, 11वां पॉइंट और ऐड कर सकते हो। क्या 11वां पॉइंट? कि टेडपोल को पूछ लेता है बेटा, टेडपोल आपको टेडपोल पूछ लेता है। टेडपोल किससे सांस लेता है? अब कई बच्चे तो ये सोच रहे होंगे टेडपोल होता क्या है? तो बेटा टेडपोल होता है मेंढक का लार्वा। मेंढक का लार्वा, जो मेंढक होता है ना, जब ये अंडे देता है तो उस अंडे से छोटे छोटे लार्वा निकलते हैं, उनको कहते हैं हम टेडपोल। तो टेडपोल क्या होता है? लार्वा ऑफ फ्रॉग, लार्वा ऑफ फ्रॉग। तो जब ये मेंढक का जो लार्वा है, देखो ऐसा दिखता है, तुमने कई बार पानी में देखे भी होंगे, ऐसे छोटे छोटे घूमते से रहते हैं पानी में। ये इनकी एक पूंछ सी होती है, ऐसे काले काले होते हैं, बहुत सारे छोटे छोटे पानी में घूमते रहते हैं, ये होते हैं टेडपोल। तो ये टेडपोल कैसे सांस लेता है? तो भाई ये जो टेडपोल होता है ना, इसका जो श्वसन अंग होता है, इस टेडपोल का जो श्वसन अंग है, रेस्पिरेटरी ऑर्गन है, वो होता है गिल्स। यानी जैसे मछली का होता है ना रेस्पिरेटरी ऑर्गन गिल्स, वैसे ही ये जो टेडपोल है इसका भी श्वसन अंग आपको पूछेगा तो आप लोग गिल्स ही बताना। आप लोग गिल्स बताकर चलोगे, गल फेड़े बताओगे। ठीक है, समझ में आ गई बात?
क्योंकि ये भी जब तक ये छोटा रहता है, वयस्क नहीं रहता, लार्वा की अवस्था में है, तब तक इसके पास फेफड़े नहीं बनते हैं। तो तब तक ये क्या करता है, तब तक ये गलफेड़ों से, मछली की तरह गलफेड़ों से ही सांस लेता है। तो कभी भी प्रश्न आए कि एक टेडपोल जो होता है उसका श्वसन अंग क्या होता है, तो आप बताएंगे गिल्स होता है। ठीक है, बात समझ में आ गई? कोई दिक्कत मेरे ख्याल से अब है ही नहीं किसी भी चीज की। चलो तो अब आ जाओ लास्ट में कुछ और एक्स्ट्रा पॉइंट लिख लीजिए रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। आपको दो चीजें और पूछी जा सकती हैं कि भाई इनहेल क्या होता है, इनहेलेशन क्या होता है, इनहेलेशन। ठीक है, इनहेलेशन क्या होता है, जिसको हम अंतः श्वसन के नाम से जानते हैं। अंतः श्वसन क्या होता है ये पूछ सकता है। फिर आपको ये पूछ सकता है कि एक्सहेलेशन क्या होता है, एक्सहेलेशन क्या होता है, फिर आपको ये पूछ सकता है यानी कि बाह्य श्वसन क्या होता है, बाह्य श्वसन। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन इनको और समझ लीजिए, फिर उसके बाद लगभग ये टॉपिक खत्म ही हो चुका होगा। तो भाई आपको पता चल रहा है अंतः श्वसन मतलब जब हम श्वसन की क्रिया अंदर को करें, जब हम एयर से ऑक्सीजन अंदर ले जाते हैं उसको कहते हैं अंतः श्वसन। क्रोकोडाइल, प्यारे बच्चे, मैंने बोला ना कि मगरमच्छ जो होता है वो सरीसृप की कैटेगरी में ही आता है। तो मगरमच्छ जो है, मगरमच्छ सरीसृप की कैटेगरी में ही आता है क्रोकोडाइल। तो ये भी सांस लेगा फेफड़ों के द्वारा, क्रोकोडाइल भी सांस लेते हैं फेफड़ों के द्वारा। ठीक है, चलो आओ, इंपोर्टेंट, ये सारे इंपोर्टेंट है जो मैंने लिखवाए हैं। अब देखो अंतः श्वसन क्या होता है, तो वायु को अंदर ले जाना। ठीक है, वायु को अंदर लेना, वायु को अंदर लेना, ये होता है भैया अंतः श्वसन। ठीक है, तो लिख सकते हो एयर इन, एयर इन। ठीक है, जब हम वायु को अंदर लेते हैं ऐसे, ये था अंतः श्वसन। अब जब वायु को बाहर छोड़ रहे हैं, ठीक है, तो जब हम डाउट, मैम कोई भी डाउट भी नहीं पूछ पाता हूं, मैम मैं क्यों नहीं पूछ पाते हो बेटा, आपका कमेंट आ रहा है, आप बिल्कुल डाउट पूछ सकते हो। ठीक है, चले आगे। तो अब आप लोगों को पूछे एक्सोल क्या होता है। देखो भैया एक बच्चा फिर पूछ रहा है टेडपोल क्या है, मैंने लिखा हुआ था प्यारे बच्चे, देखो। अच्छा मुझे पढ़ना जरा क्या लिख रहा है। टेडपोल मेंढक का लार्वा क्या है प्यारे बच्चे, टेडपोल। इसके आगे बस मैंने इतनी गलती कर दी कि है नहीं लगाया। लो अब समझ में आ गई। टेडपोल क्या है बेटा, मेंढक का लार्वा है। तो टेडपोल मेंढक का लार्वा है। ठीक है, समझ में आ गई। मैम कल के फोल्डर में क्या हो गया भाई, कल के, चलो तो आप लोग बताओ कि भैया मेंढक का लार्वा है टेडपोल। ठीक है, पीडीएफ क्लियर नहीं आती तो मैं बच्चे से बोल दूंगी एक बार कि भाई पीडीएफ क्लियर बनाओ। ठीक है, पीडीएफ क्लियर बनाओ, मैं बच्चे से बोल दूंगी। आ जाओ अब आगे बात कर रहे हैं। अब हम लोग बढ़ेंगे कि मैम एक्सेलेशन क्या होता है। तो भाई वायु को बाहर निकालना, ये होता है एक्सेलेशन। वायु को बाहर निकालना, वायु को बाहर निकालना, इतना सा होता है एक्सेलेशन। ठीक है, तो आप लोग लिख सकते हो एयर आउट, एयर आउट। तो जब हवा को बाहर छोड़ते हैं तो ये कहलाता है एक्सेलेशन, बाह्य श्वसन। जैसे कि देखो, तो ये जो मैं अंदर को ले जा रही हूं एयर, ये हो गया अंतः श्वसन। अब मैंने बाहर छोड़ दी, ये हो गया बाह्य श्वसन। तो अंतः श्वसन और बाह्य श्वसन भी आपको पता होने चाहिए। आ जाओ लास्ट टर्म। एक और चीज जो यहां से याद करनी है वो क्या है कि भाई आपको ना टाइडल वॉल्यूम पूछ लिया जाता है आपके फेफड़ों का। टाइडल वॉल्यूम आपको आपके फेफड़ों का ज्वारीय आयतन पूछ लेता है। ज्वारीय आयतन, हमारे फेफड़ों का ज्वारीय आयतन क्या होता है। तो आप लोगों को बड़े अच्छे से पढ़ना है कि फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम क्या है, पहले ये समझ लो। ठीक है, पहले ये समझ लो कि टाइडल वॉल्यूम क्या है। तो यहां तो कोई दिक्कत नहीं है भाई। अंतः श्वसन, अंतः मतलब अंदर, एयर जब अंदर जा रही है उसको अंतः श्वसन कहेंगे। बाह्य, बाह्य मतलब बाहर, एयर जब बाहर आ रही है उसको कहेंगे बाह्य श्वसन। ठीक है, अब देखो आगे बात करते हैं ऑक्टोपस। ऑक्टोपस के अंदर भी प्यारे बच्चे गिल्स होगा। अगर आप ऑक्टोपस को भी ऐड करना चाहते हो तो यहां पर लिख सकते हो 12वें नंबर पर जो ऑक्टोपस होगा इसका भी ऑक्टोपस। तो ऑक्टोपस जो होगा, ऑक्टोपस
जिसको हम डेविल फिश भी बोलते हैं, राक्षस मछली भी बोलते हैं इसको, ऑक्टोपस को 8 भुजाएं होती हैं इसके पास। तो इसके अंदर भी गिल्स के द्वारा ही श्वसन होता है। इसके अंदर भी क्या पाए जाते हैं, गलफेडे। इसके अंदर भी हमें गलफेडे देखने को मिलते हैं, गिल्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, ऑक्टोपस के पास भी। चलो तो आओ, अब हम बात करेंगे हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम, ज्वारीय आयतन क्या होता है। तो जब हम ज्वारीय आयतन की बात करते हैं तो भाई फेफड़ों के अंदर और फेफड़ों से बाहर आई वायु का आयतन, तो लिख सकते हैं ना हम लोग, ठीक है, हाँ हम लोग लिख सकते हैं कि फेफड़ों के अंदर, लिख लो भाई, फेफड़ों के अंदर, फेफड़ों के अंदर तथा बाहर, फेफड़ों के अंदर तथा बाहर आई वायु का आयतन, आई वायु का आयतन। तो प्यारे बच्चों, आपके फेफड़ों में जितनी हवा गई और जितनी हवा आपके फेफड़ों से बाहर आई, इसी के आयतन को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। तो टाइडल वॉल्यूम क्या होता है, कभी आपको पूछे तो आप लोग बताओगे फेफड़ों के अंदर तथा बाहर आई वायु का आयतन। तो लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ, लिख लो इंग्लिश में भी, वॉल्यूम ऑफ इन एंड आउट एयर फ्रॉम द लंग्स, एयर फ्रॉम द लंग्स, ठीक है। तो हमारे लंग्स से बाहर गई और हमारे लंग्स के अंदर आई हवा का जो आयतन होता है उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम। इसको हम टीवी भी लिखते हैं शॉर्ट फॉर्म में, टीवी, ठीक है, टाइडल वॉल्यूम, टी फॉर टाइडल, वी फॉर वॉल्यूम। तो टाइडल वॉल्यूम क्या है ऐसे पूछ लेगा पेपर में, तो ये डेफिनेशन लिखी हुई आएगी कि फेफड़ों के अंदर तथा बाहर आई वायु का आयतन जो होता है उसी को कहते हैं टाइडल वॉल्यूम, ठीक है। अब ये और पूछ लेगा कि हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम कितना होना चाहिए, यानी लगभग कितनी एयर हमारे फेफड़ों में जाएगी, कितनी बाहर आएगी। तो हमारे फेफड़ों का जो टाइडल वॉल्यूम होता है ना, ये होता है लगभग अप्रोक्सीमेटली लगभग 500 ml। हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम होता है लगभग 500 ml, याद रखोगे इस बात को, ठीक है। 500 ml होता है हमारे फेफड़ों का टाइडल वॉल्यूम, क्लियर। तो इतनी एयर हमारे फेफड़ों के अंदर और बाहर आ सकती है, ठीक। आगे बढ़ रही हूं अब मैं। तो ये चैप्टर हो गया है आप लोगों का कंप्लीट। इसमें आपने सारी इंपॉर्टेंट चीजें जो भी आपके पेपर में पूछी जाती हैं वो आपको मैंने बता दी, ठीक है। मैम आप कभी भी मेरे डाउट का रिप्लाई नहीं करती हो। प्यारे बच्चे, ईशा आपको आपका कमेंट मुझे दिखता है तो मैं रिप्लाई जरूर करती हूँ, अदरवाइज ऐसा होगा कि कमेंट निकल जाता है तो फिर रिप्लाई तो नहीं हो पाता, ठीक है। चलो आगे बढ़े। अब देखो अंकित का भी यही है कि मैम दीपक सर रिप्लाई नहीं करते, तो बेटा बिल्कुल करेंगे, मैं सर से एक बार बोल दूंगी, आप परेशान ना हो, ठीक है। चलो आ जाओ। तो ये चीजें आपको समझ में आ चुकी हैं, चैप्टर आपका खत्म हो चुका है। अब हम चल रहे हैं दूसरे चैप्टर की तरफ। दूसरा चैप्टर क्या है प्यारे बच्चे, अंतःस्रावी तंत्र। अब हम पढ़ेंगे अंतःस्रावी तंत्र के बारे में। अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम की बात करेंगे अब हम लोग, एंडोक्राइन सिस्टम, ठीक है। कुछ बच्चे सोच रहे हैं कि मैडम जी हमें टॉपिक छोड़ छोड़ कर करा रही हैं, जैसे टेलीग्राम में एक आधे बच्चे का टॉपिक मतलब मैसेज था कि बायोलॉजी में मैडम टॉपिक छोड़ छोड़ कर करा रही हैं। बेटा टॉपिक कोई नहीं छोड़ा जाएगा, बस आपको ये था कि जो सिलेबस में लिखवाया है आप लोग सोच रहे हो उसी के अकॉर्डिंगली कराएंगी मैडम, तो सिलेबस के अंदर जितने टॉपिक लिखवाए ना वो सब कराए जाएंगे, लेकिन जरूरी नहीं है कि सीक्वेंस वो ही रहेगा, क्योंकि चीज़ों को मैं आपको ईजी से अप की तरफ लेकर चल रही हूँ। तो पहले ईजी ईजी चीज़ें मैं तुम्हें समझाना चाह रही हूँ थोड़ा थोड़ा करके, या कोई ऐसे टॉपिक मैं पहले करवाना चाह रही हूँ आप लोगों को जहाँ से प्रश्न ज़्यादा बनते हैं, जहाँ से क्वेश्चन ज़्यादा देखने को मिलते हैं, तो पहले वो वाली चीज़ें मैं आप लोगों को करवा रही हूँ, ठीक है। देखो मेरे प्यारे बच्चे, जब मैंने अभी अभी आप रिकॉर्डेड क्लास को देखना, जब मैंने आप लोगों को सांप का नाम लिया था, जब मैंने छिपकली का नाम लिया था, तो यहाँ पर मैंने कछुए का नाम भी लिया था, यहाँ पर मैंने कछुए का नाम भी लिया था बेटा, टॉर्टल का नाम भी मैंने यही लिया था, तो वो भी लंग्स के द्वारा ही सांस लेता है, ठीक है, समझ में आई। इसीलिए वो भी पानी के ऊपर आता है बार बार सांस लेने के लिए, और जमीन पर तो घूमता ही है, ठीक है, क्लियर। चलो
आओ आगे बात करते हैं अब हम लोग। तो अब हम बढ़ रहे हैं हमारे नए टॉपिक की तरफ, जिसका नाम है एंडोक्राइन सिस्टम, अंतःस्रावी तंत्र। अच्छा मैडम जी, अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को क्या कहा जाता है बताओ? तो लिख लीजिए, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। तो अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन जो होता है उसको क्या कहते हैं? तो अंतःस्रावी तंत्र के अध्ययन को हम लोग कहते हैं एंडोक्राइनोलॉजी। पहले लिख लीजिए, स्टडी ऑफ एंडोक्राइन सिस्टम, एंडोक्राइन सिस्टम। तो एंडोक्राइन सिस्टम की स्टडी को क्या कहा जाता है? तो आप लोग बताकर आओगे भाई पेपर में, एंडोक्राइनोलॉजी कहते हैं, एंडोक्राइनोलॉजी। तो एंडोक्राइनोलॉजी होता है अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन, एंडोक्राइनोलॉजी। ठीक है, लिख सकते हो एंडोक्राइनोलॉजी। एंडोक्राइनोलॉजी होता है अंतःस्रावी तंत्र का अध्ययन। अब मैम अंतःस्रावी तंत्र होता क्या है ये तो बताओ, क्या पढ़ना है इस सिस्टम में हमें? जैसे आपने अभी पिछले सिस्टम में हमें पाचन तंत्र कराया, पाचन तंत्र में हमें आपने लीवर के बारे में, पेट के बारे में, दांतों के बारे में सब पढ़ाया है ना। डाइजेस्टिव सिस्टम हो गया बेटा, उसके डाइजेस्टिव सिस्टम को मैंने आपको कराया था या हमने पढ़ा भी था शायद। मैंने आपको टॉपिक तो लिखवा रखा है, एक बार चेक कर लीजिएगा, ठीक है, एप्लीकेशन में जाकर। या फिर हम लोगों ने क्या करा कि भैया पिछले क्लासेस में हम लोगों ने दिल के बारे में पढ़ा, जो हमारा दिल होता है, सर्कुलेटरी सिस्टम, उसके बारे में पढ़ा था, है ना। तो दिल के अंदर सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने बेसिकली दिल के बारे में पढ़ा। अब हमने पिछला जो सिस्टम है वो श्वसन तंत्र पढ़ा, जिसमें हमने फेफड़ों के बारे में पढ़ा। अब आप पढ़ा रही हो हमें अंतःस्रावी तंत्र, एंडोक्राइन सिस्टम। इसमें हम क्या पढ़ेंगे? इसमें हमने क्या पढ़ा है या इसमें हम किसके बारे में पढ़ेंगे? तो इस सिस्टम में आप लोग पढ़ते हो आपके शरीर में बनने वाले हार्मोन के बारे में। भाई हार्मोन शब्द तो आपने सुना ही है ना। हार्मोन बनते हैं हमारे शरीर में, तो उन्हीं हार्मोन के बारे में हम लोग इस सिस्टम में पढ़ने वाले हैं। और उस हार्मोन को कौन बनाता है? जैसे आपके शरीर में बहुत सारी ग्रंथियां हैं, तो वो ग्रंथियां हार्मोन बनाने का काम करती हैं, तो उनके बारे में भी पढ़ेंगे। ठीक है, समझ में आई? चलो तो आ जाओ, कोई बात नहीं, डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं हुआ तो अगला जो टॉपिक है वो डाइजेस्टिव सिस्टम ही करवा देंगे, आप परेशान ना हो बिल्कुल। ठीक है, चलो आओ। तो आओ अब हम लोग आगे बात कर रहे हैं। ठीक है, अब हम आगे बात कर रहे हैं, तो समझो भाई अंतःस्रावी तंत्र जो होता है इसमें हम किसके बारे में पढ़ते हैं? तो यहां हम दो चीजों के बारे में पढ़ेंगे। एक तो आपके शरीर में जितनी भी ग्लैंड्स हैं, ग्रंथियां, उनके बारे में पढ़ेंगे। और दूसरा, इस सिस्टम में हम लोग हमारे शरीर में जो हार्मोन बन रहे हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो हमारे शरीर में जो हार्मोन्स बनते हैं उनके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो आप इस सिस्टम में आपके शरीर की दो चीजें कवर अप करके चलोगे। एक तो आप पढ़ोगे ग्रंथियों के बारे में, एक आप पढ़ोगे हार्मोन्स के बारे में। अब कई बच्चे सोच रहे हैं मैम ग्रंथियां क्या होती हैं? तो प्यारे बच्चे, जैसे आप लोगों के शरीर में आपका दिल है, आपकी किडनी है, वैसे ही आपके शरीर में कुछ और ऑर्गन भी होते हैं। ठीक है, कुछ और ऑर्गन भी होते हैं, जैसे कि आपने पढ़ा है आपके गले में ग्रंथि होती है, थायराइड ग्रंथि। आपके दिमाग में भी एक ग्रंथि, दो ग्रंथियां मैं पढ़ाऊंगी, पिट्यूटरी और पीनियल ग्लैंड। ठीक है, तो ऐसे करके कुछ स्पेशल विशेष प्रकार की संरचनाएं हमारे शरीर के अंदर होती हैं, जिनको हम कहते हैं ग्रंथियां प्यारे बच्चे, जिनको हम कहते हैं आपके शरीर की ग्लैंड्स। तो इनके बारे में अब हम सारी चीजों को पढ़ने वाले हैं। क्लियर? अच्छा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी नहीं हुआ, अरे भैया, और डाइजेस्टिव सिस्टम भी नहीं हुआ। ठीक है, नहीं हुआ तो कोई बात नहीं है, आगे करवा देंगे। वैसे जाकर एक बार एप्लीकेशन को देख लो, चेक कर लो। दिल के बारे में तो मैंने आपको पढ़ा ही दिया है। ठीक है, चलो क्लियर। चलो अभी बेटा नहीं हुआ डाइजेस्टिव सिस्टम तो कोई बात नहीं, वो दूसरे बैच में हुआ होगा, आपके बैच में भी करवा दिया जाएगा, आप परेशान मत हो। ठीक, चलो तो आ जाओ भाई। इस सिस्टम में हम ग्रंथियों के बारे में पढ़ेंगे, हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे। तो सबसे पहले आ जाओ, हेडिंग डाल दो ग्रंथियां। आओ भाई, सबसे पहले हेडिंग डालेंगे ग्लैंड्स। सबसे पहले हम लोग हेडिंग डालेंगे ग्लैंड्स, यानी कि ग्रंथियां। क्लियर? तो भाई ग्रंथियां मैंने बताया आप लोगों को, जैसे कि आपने लीवर के बारे में बात करी, लीवर भी एक ग्रंथि है बेटा, लीवर भी एक ग्रंथि है। कोई दिक्कत नहीं है बेटा, अगर नहीं हुआ मैं कराऊंगी, आप परेशान मत हो, उसको भी कराऊंगी, आप परेशान नहीं होना। ठीक है, क्लियर?
चले आगे, चलो आओ। अब देखो ग्लैंड्स जो होती हैं, आप लोगों की जो ग्रंथियां होती हैं मैम, ये कितने प्रकार की होती हैं? तो हमारे शरीर में 3 तरीके की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारा जो शरीर है इसमें 3 तरीके की ग्रंथियां होती हैं। कौन सी? पहली है प्यारे बच्चे, बाह्य स्रावी ग्रंथि। बाह्य स्रावी ग्रंथि, पहली ग्रंथि का नाम है बाह्य स्रावी ग्रंथि, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं एक्सोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं? एक्सोक्राइन ग्लैंड, ठीक है। दूसरे नंबर पर होती है अंतःस्रावी ग्रंथि। दूसरे नंबर पर होती है अंतःस्रावी ग्रंथि, ठीक है। दूसरे नंबर पर होती हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, जिसको बोलते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड। क्या बोलते हैं भाई? एंडोक्राइन ग्लैंड इनको कहा जाता है, एंडोक्राइन ग्लैंड। और तीसरे नंबर पर होती है मिश्रित ग्रंथि। तीसरे नंबर पर होती है मिश्रित ग्रंथि, ठीक है, मिश्रित ग्रंथि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं मिक्स्ड ग्लैंड। तो हमारे शरीर में 3 तरीके की ग्रंथियां पाई जाती हैं। हमारे शरीर में 3 तरीके की ग्रंथियां होती हैं, बाह्य स्रावी, अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथि, ठीक है। मैम बाह्य स्रावी ग्रंथियां क्या है? तो बेटा ये बाह्य स्रावी ग्रंथियां जो है ये आपके शरीर में पाचक रस बनाती हैं। ये आपके शरीर में पाचक रस बनाती हैं प्यारे बच्चे। क्या बनाती हैं? पाचक रस बनाती हैं, यानी कि ऐसे रस जो खाने को पचाएंगे उनको बनाती हैं ये। तो पेपर में आपको पूछे कि कौन सी ग्रंथियां पाचक रस बनाती हैं, विच ग्लैंड्स टेक फॉर्मेशन या विच ग्लैंड प्रोड्यूस डाइजेस्टिव जूस, ऐसे करके पूछेगा तो आप लोग बताएंगे कि ये डाइजेस्टिव जूस प्रोड्यूस करती हैं। तो डाइजेस्टिव जूस क्या है बेटा? जो खाना आप खाते हो उस खाने को पचाने वाले जो रस है हमारे शरीर में उनको कहा जाता है डाइजेस्टिव जूस, पाचक रस। तो बाह्य स्रावी ग्रंथियां बनाती हैं पाचक रस, ठीक है। और इन ग्रंथियों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इन ग्रंथियों में तुम्हें छोटी छोटी नलिका भी देखने को मिलेगी। इन ग्रंथियों को अगर आप ध्यान से देखोगे तो इनमें छोटी छोटी नलिका पाई जाती है। तो इनके अंदर नलिका भी पाई जाती है, ये भी इनकी खास बात है बेटा। तो इन ग्रंथियों में नलिका पाई जाती है, डक्ट, नलिका को बोलते हैं डक्ट। डक्ट, डक्ट्स आर प्रेजेंट। तो इनके अंदर हमें डक्ट देखने को मिलती है, यानी कि नलिकाएं देखने को मिलती हैं। समझ में आई बात? कैसे मैडम जी? चलो आओ दिखाती हूँ, देखो बड़े ध्यान से। मान लो तुम्हारे शरीर की ये ग्रंथि है, ठीक है। अब इस ग्रंथि से ऐसे छोटी छोटी नलिकाएं निकली रहेंगी, ऐसे 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 ऐसे। तो इसके अंदर जो पाचक रस बन रहा है, ये ग्रंथि जो पाचक रस बना रही है, ये पाचक रस ऐसे ऐसे नलिकाओं के द्वारा आपके शरीर के दूसरे हिस्सों में पहुंचाया जाता है। तो ये नलिका, इन नलिकाओं को हम बोलते हैं डक्ट। तो इसीलिए जो आप लोगों की बाह्य स्रावी ग्रंथि है इनका एक और नाम है। जो आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि है इनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं, इनको हम डक्ट ग्लैंड भी बोलते हैं बेटा। इनको हम नलिका ग्रंथि भी बोलते हैं, क्योंकि इनके पास पाई जाती हैं नलिकाएं। इनके अंदर से छोटी छोटी नलिका निकलती हैं, उन नलिकाओं से ही वो रस निकलकर आपके शरीर के दूसरे अंगों में जाता है, ठीक है। तो आपको 3 पॉइंट याद रखने हैं। देखो क्या क्या, बाह्य स्रावी ग्रंथि क्या काम करती है? पाचक एंजाइम बनाती हैं। दूसरा, इनमें नलिकाएं पाई जाती हैं। और तीसरा, इनको हम नलिका ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल की अगर मैं बात करूं बाह्य स्रावी ग्रंथियों की, तो आ जाओ अब लिखेंगे उदाहरण इनके एग्जाम्पल, ठीक है। ठीक है भाई। आईफोन से मेरा कमेंट लगता है मुझे समझ नहीं आया। बेटा आपका जो डाउट ग्रुप बना हुआ है ना एसएससी अफसर बैच के नाम से, रात को 8 से 10 के बीच में ओपन होता है टेलीग्राम ग्रुप, ठीक है। तो आप लोग क्या करेंगे, उसमें अपना डाउट पूछ सकते हो, ठीक है। अब देखो तुम, पता नहीं मुझे तुम्हारे बालकों की मेंटेलिटी समझ नहीं आ रही। कुछ को स्पीड बहुत ज़्यादा लगती है, कुछ को स्पीड बहुत कम लगती है। मैं मेरे हिसाब से पढ़ा रही हूँ प्यारे बच्चों, ना स्पीड कम है ना ज़्यादा है।
जो थोड़े स्लो समझने वाले हैं उनके लिए भी एकदम सही है, और जो एकदम फास्ट समझने वाले हैं उनके लिए भी एकदम सही है। ठीक है, चलो आ जाओ, अब आगे बात कर रहे हैं। तो अब आप लोगों को मैं बताने वाली हूं कि जो बाह्य स्रावी ग्रंथि होती है इनके एग्जाम्पल क्या क्या है। बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण, बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण क्या क्या है। ठीक है, ग्रंथि के उदाहरण तो भाई लिखो जल्दी से, बाह्य स्रावी ग्रंथि के उदाहरण क्या क्या है। एग्जाम्पल्स लिखने हैं आप लोगों को एक्सोक्राइन ग्लैंड के। एक्सोक्राइन ग्लैंड जो है आपके शरीर में, उनके कौन कौन से एग्जाम्पल है, यह एग्जाम में आपको पूछेगा। चलो आओ, सबसे पहले लिखो भाई लीवर। लीवर आप लोगों के शरीर की कैसी ग्रंथि है, तो बताकर आओगे बाह्य स्रावी ग्रंथि है लीवर। ठीक है, और लीवर जो है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि भी है बेटा, तो लिख सकते हो शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि। शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है जो लीवर होती है। तो ये क्वेश्चन आ सकता है कि शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है, तो बताना लीवर। बिगेस्ट ग्लैंड ऑफ द बॉडी होता है ये, और लीवर क्या है, लीवर आपकी बाह्य स्रावी ग्रंथि में आता है। ठीक है, ऑफ द बॉडी, शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि होती है लीवर, और लीवर आता है बाह्य स्रावी ग्रंथियों के अंदर। दूसरा एग्जाम्पल क्या है, तो दूसरा एग्जाम्पल है आप लोगों की टीयर ग्लैंड। टीयर ग्लैंड, जो आप लोगों के आंसू निकलते हैं बेटा, वो निकलते हैं अश्रु ग्रंथि से, और आंसू शरीर के बाहर निकलते हैं, तो इसीलिए ये भी हो गया आपका बाह्य स्रावी ग्रंथि का एग्जाम्पल। टीयर ग्लैंड का एक और नाम है भाई, यहां लिख रही हूं डब्बे में बंद कर कर, टीयर ग्लैंड को हम लेक्राइमल ग्लैंड भी बोलते हैं, इनको हम लेक्राइमल ग्रंथि के नाम से भी जानते हैं। तो कई बार पेपर में लेक्राइमल के नाम से आती हैं ये, तो लेक्राइमल ग्लैंड जो होती हैं ये भी हमारे शरीर की बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं। ठीक है, तो आपको मैं उदाहरण लिखवा रही हूं अब कौन कौन सी ग्रंथियां बाह्य स्रावी हैं। पेपर में आता है कि इनमें से कौन सी एक बाह्य स्रावी ग्रंथि है, इनमें से कौन सी एक अंतःस्रावी ग्रंथि है, ऐसे करके। तो टीयर ग्लैंड जो होती हैं या आपके लेक्राइमल ग्रंथियां जो होती हैं आपके शरीर की सबसे छोटी, क्या लिखोगे, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है। सबसे छोटी बाह्य स्रावी इंडिकेट करके लिख रही हूं, सबसे छोटी बाह्य स्रावी, क्योंकि हम बाह्य स्रावी के ही एग्जाम्पल पढ़ रहे हैं। तो सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि आपके शरीर की यही होती है, टीयर ग्लैंड। ठीक है, सबसे छोटी बाह्य स्रावी ग्रंथि है हमारे शरीर की जो टीयर ग्लैंड है। तो लिख सकते हो स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी, स्मॉलेस्ट एक्सोक्राइन ग्लैंड ऑफ द बॉडी है ये। ठीक है, ये बात आपके दिमाग में आ गई प्यारे बच्चों। तो सबसे बड़ी बाह्य स्रावी पूछे या सबसे बड़ी पूछे तो यकृत बताना, लीवर बताना, और सबसे छोटी पूछे तो टीयर बताना। आ जाओ, तीसरे नंबर पर चल रहे हैं मैमरी ग्लैंड। तीसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल आपको पढ़ना है वो है मैमरी ग्लैंड। ठीक है, तीसरे नंबर पर जो एग्जाम्पल पढ़ना है वो है मैमरी ग्लैंड, जिसको बोलते हैं हम लोग स्तन ग्रंथियां। जो भी स्तनधारी जीव हैं जो अपने बच्चों के लिए दूध का निर्माण करते हैं, तो उनमें स्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं जिससे अपने बच्चों को दूध का निष्कासन करते हैं वो। तो जैसे आपने गाय भैंस सब देखी है, इनके पास स्तन ग्रंथियां हैं जो अपने बच्चों को दूध पिलाते हैं। ठीक है, आओ आगे बात करते हैं हम लोग, और एग्जाम्पल की बात करेंगे अंतःस्रावी का। तो अंतःस्रावी में जो 4th नंबर पर एग्जाम्पल की बात करेंगे ये है आप लोगों की स्वेट ग्लैंड। स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि, जो आपके शरीर में पसीना आता है, पसीना ग्रंथि प्यारे बच्चे, पसीना ग्रंथि भी इसी का एग्जाम्पल है। और नेक्स्ट नंबर पर अगर हम लोग बात करेंगे 5वें नंबर पर, यहां लिख रही हूं मैं 5वां नंबर, उधर जगह नहीं है, तो 5वें नंबर पर बात करोगे आपके शरीर के अंदर जो आप लोगों की मतलब देखो ये जो पसीना ग्रंथि है ना, एक प्रश्न आया था बिहार एसएससी में पूछा था कि ये सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं, तो बताना हथेली में सर्वाधिक होती हैं। हथेली में सर्वाधिक जो आप लोगों के शरीर में पसीना ग्रंथि होती हैं ये सबसे ज्यादा कहाँ होती हैं, हथेली में सर्वाधिक होती हैं। अबांडेंट इन पाम, आपके हाथ की हथेली में सबसे ज्यादा होती हैं स्वेट ग्लैंड, पसीना ग्रंथि। ठीक है, ये पॉइंट भी लिख लेना। आ जाओ 5वें नंबर पर बात करें तो लार ग्रंथि। लार ग्रंथि,
तो हमारे मुख में लार ग्रंथि होती है, सैलेवरी ग्लैंड होती है, ये भी किसके अंदर आती है, तो ये सैलेवरी ग्लैंड भी एग्जाम्पल होती हैं बाह्य स्त्रावी ग्रंथियों का। तो इतनी हमारे शरीर के अंदर पाई जाती हैं प्यारे बच्चे बाह्य स्त्रावी ग्रंथि। इनमें से कुछ भी पूछ ले आपको बताना है, ये सारी की सारी जो 5 लिखवाई हैं ये बाह्य स्त्रावी ग्रंथि में आती हैं। ठीक है, समझ में आ गई। यकृत हो गया, अश्रु ग्रंथि हो गई, मेमरी ग्लैंड हो गई, स्तन ग्रंथियां, ठीक है, इसको स्तनधारी ना लिखकर स्तन ग्रंथि लिखना, स्तन ग्रंथि। ठीक है, तो स्तन ग्रंथि हो गई प्यारे बच्चे, ठीक, और आप लोगों की स्वेट ग्लैंड हो गई और लार ग्रंथियां हो गई। तो ये सब की सब एग्जाम्पल हैं बाह्य ग्रंथियों का। कल की क्लास में मैं आपको बताऊंगी अंतःस्रावी और मिश्रित ग्रंथियों का एग्जाम्पल। ठीक है, अब कुछ बच्चे क्या कह रहे हैं कि मैम जो मैमल्स होते हैं स्तनधारी, आपने उनके बारे में नहीं लिखवाया। तो प्यारे बच्चों, हम तो स्तनधारी में ही आते हैं, मैंने आपको बताया था हम लोग आते हैं स्तनधारी में। गाय, भैंस, कुत्ता, बिल्ली, गधा, घोड़ा, बंदर सब इसी में आते हैं बेटा, मैमल्स की कैटेगरी में। सबके सब मैमल्स की कैटेगरी में ही आते हैं। और मैमल्स के अंदर जो श्वसन अंग होता है वो फेफड़े होते हैं। तो गाय, कुत्ता, ये सब और हम लोग भी कैसे सांस लेंगे, लंग्स के द्वारा सांस लेते हैं। तो स्तनधारियों की कैटेगरी में हर वो जीव आता है जो चौपाया होता है, चौपाया जंतु भी बोलते हैं इनको, चौपाया, 4 पैर होते हैं जिनके, चौपाया जंतु। अब हम अपने आप को देखें तो हम भी 4 पैर वाले ही हैं, देखो 2 पैर हैं 2 हाथ हैं, लेकिन हमारा काम अलग अलग हो गया, हाथों का अलग पैरों का अलग। लेकिन जितने भी तुम जंतु देखते हो वो चौपाया हैं और वो आते हैं स्तनधारियों में। और स्तनधारी जो होते हैं इनके अंदर फेफड़े हैं जो श्वसन का काम करते हैं। ठीक है, तो भाई आज की क्लास के लिए इतना ही, कल की क्लास में मिलते हैं। ठीक है, इसी टॉपिक को कंटिन्यू करेंगे, अंतःस्रावी तंत्र को। तो स्पीड बिल्कुल भी कम नहीं है, बिल्कुल भी ज्यादा नहीं है, बिल्कुल सही है, बस पढ़ने वाले बच्चे होने चाहिए। अगर आपके मन में लगन है तो आप पढ़ोगे बैठकर, अगर सिर्फ आपको टाइम पास करना है 1 घंटा कमेंट करके, तो फिर तुम कमेंट ही करते रह जाओगे प्यारे बच्चों। ठीक है, क्लियर? तो धन्यवाद, नमस्कार, राधे राधे, जय हिंद, जय भारत।